नमस्कार दोस्तों। डेट है 3 जनवरी 2021। द हिंदू के इस डिस्कशन में स्टडी पॉइंट संजीत पर आपका स्वागत है। हिंदू की करंट न्यूज़ के एग्जाम के पर्पज़ से स्टैटिक पार्ट को कोरिलेट करते हुए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। जो पहली न्यूज़ है, फ्री वैक्सीनेशन फर्स्ट फॉर 3 करोड़ हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स। 3 करोड़ हेल्थ वर्कर को फ्री में कोविड-19 की वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आखिर वैक्सीन क्या है? वैक्सीन 3 तरीके से बनाई जाती है: जीवित वायरस, मृत वायरस और कमज़ोर वायरस का प्रयोग करते हुए वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। तो वैक्सीन जब किसी व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट की जाती है, उस दौरान इस वैक्सीन के एंटीजन के आधार पर शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न तरीके की सेल्स, जैसे लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स सेल्स इस वैक्सीन के एंटीजन के आधार पर बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है और इस तरीके से शरीर प्रतिरक्षित हो जाता है। तो जब वैक्सीन का निर्माण किया जाता है तो ये वैक्सीन विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। उन चरणों में एक्सप्लोरेटरी स्टेज, इस स्टेज में वैक्सीन के निर्माण के समय लैब वगैरह में रिसर्च होता है। फिर आता है प्री क्लिनिकल स्टेज। यह स्टेज क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज की पहली स्टेज है। इस स्टेज में छोटे समूह के लोगों पर इसका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद आती है क्लिनिकल डेवलपमेंट के स्टेज में बड़े समूह के लोगों पर इसका परीक्षण किया जाता है। जब यहाँ पर सफल पाई जाती है तो आगे इसको रेगुलेटरी व रिव्यू किया जाता है। तत्पश्चात इसको अप्रूवल दे दिया जाता है और जब वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है तब लार्ज स्केल पर इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाता है। और जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है तो उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, यानी गुणवत्तापरक जांच की ज़रूरत पड़ती है। तब इसकी क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। तो ये वैक्सीन के विभिन्न चरण हैं। तो वर्ल्ड में सबसे पहले वैक्सीन चेचक की वैक्सीन एडवर्ड जेनर के द्वारा निर्मित की गई। उसके बाद जोनास साल के द्वारा 1952 में पोलियो की वैक्सीन का निर्माण किया गया, जिसके कारण आज इंडिया तो पोलियो मुक्त है ही और विभिन्न देश पोलियो मुक्त हो चुके हैं और वर्ल्ड लेवल पर इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। एक है कोवैक्सीन यह कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन है। कोवैक्सीन यह भारत की पहली इंडिजिनसली डेवलप वैक्सीन है, यानी इंडिजिनसली डेवलप यानी किसी की सहायता इसमें नहीं लिया। तो कोवैक्सीन यह पूरे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी व एस्ट्राजेनेका कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है। इन वैक्सीनों को इंडिया में DCGI के द्वारा इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल दिया गया है, क्योंकि USA के बाद इंडिया में कोविड-19 के केसेस अधिक संख्या में हैं। तो ये हुआ कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उससे रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है लश्कर-ए-तैयबा लीडर हेल्ड अहेड ऑफ FATF मीट। 26/11 का मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी जकीउर रहमान लखवी, पाकिस्तान की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो इसके कारण यह FATF जो है चर्चा में आया है। तो आखिर FATF क्या है? यानी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग के पहले ही जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसने जो लश्कर-ए-तैयबा का लीडर है उसको अरेस्ट कर लिया है। क्योंकि कहीं पाकिस्तान को ऐसा डर है कि वह कहीं FATF की जो ब्लैक लिस्ट है उसमें ना लिस्टेड हो जाए, इसलिए जो FATF है न्यूज़ में आया। तो FATF क्या है? FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1989 में G7 कंट्रीज़ के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए की गई थी और फिर आगे चलकर 2001 में इसमें टेरर फाइनेंसिंग को भी ऐड कर दिया गया। FATF का जो हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। प्रेजेंट जो इसके प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर जी।
और इसकी जो एफएटीएफ की जो दो लिस्ट होती हैं, एक लिस्ट ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में लिस्टेड दो कंट्रीज हैं, एक ईरान है और दूसरा उत्तरी कोरिया है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान लिस्टेड है। तो आखिर यदि कोई कंट्री ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो उसके क्या इम्पैक्ट उस कंट्री पर पड़ते हैं। यदि कोई कंट्री या फिर टीएफ की ग्रे लिस्ट में है तो उस पर जो वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आईएमएफ हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और विभिन्न तरीके के और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, वो इन देशों को फाइनेंशियल असिस्टेंट वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराते हैं। लेकिन जो ग्रे लिस्ट है, ग्रे लिस्टेड लिस्ट में इसमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। लेकिन यदि कोई कंट्री या एफएटीएफ की ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो उसमें कोई भी देश इन कंट्रीज़ को कुछ भी असिस्टेंट नहीं दिलवाता है। तो ये हुआ एफएटीएफ से रिलेटेड न्यूज़। आखिर इसमें चर्चा किए थे कि G7 कंट्रीज़, तो G7 कंट्रीज़ में यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, ये 7 देश G7 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं। तो ये हुआ एफएटीएफ की न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है आंगनवाड़ी वर्कर्स एमंग फर्स्ट बेनिफिशरीज इन दिल्ली ड्राई रन। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं दिल्ली रीजन में, उनका प्रथम कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, उनका फर्स्ट लाभार्थी बनाया जाएगा। तो इसमें जो ड्राई रन है, आखिर ड्राई रन क्या है? कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी कार्यस्थल तैयार किया जा रहा है उसे ड्राई रन कहते हैं। यानी हम पहले वाले लेक्चर में चर्चा किए थे, जो 4 स्टेट हैं, आंध्रा, पंजाब और जो दो अदर स्टेट हैं, गुजरात और असम। इन स्टेट में ये स्टेट प्रथम है जहां पर ड्राई रन वैक्सीन को रोल आउट किया गया है। तो जो ड्राई रन है, जहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी कार्यस्थल डेवलप किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे ड्राई रन कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड डिफिसिट ग्रोज टू $15 बिलियन इन दिसंबर। यानी दिसंबर के मंथ में जो ट्रेड डिफिसिट है, व्यापार घाटा, वो $15 बिलियन का उसमें ग्रो हुआ है, इजाफा हुआ है। तो आखिर ट्रेड डिफिसिट क्या है? एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है। ये देश ए कंट्री बी को अपने यहाँ बनी वस्तु को एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है, और यह बी से अपने यहाँ इंपोर्ट कर रहा है, आयात कर रहा है। जब एक कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम हो जाए, यानी आयात अधिक और निर्यात कम है, तो इसे हम ट्रेड डिफिसिट कहते हैं। यानी जब निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक हो तो उसे ट्रेड डिफिसिट कहते हैं, और जब आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक हो तब उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। तो ये हुआ ट्रेड डिफिसिट और ट्रेड सरप्लस। तो जो इंडिया का ट्रेड डिफिसिट है वो दिसंबर मंथ में $15 बिलियन का रहा। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 0.8% डिक्लाइन हुआ, 0.8% डिक्लाइन हुआ है। और जो इंपोर्ट है, यानी जो आयात है, 7.6%
बढ़ा है, यानी आयात, इंडिया का आयात बढ़ा है और निर्यात कम हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रेड डिफिसिट ग्रो हुआ है। बस इसमें ज़्यादा कोई ऐसे खास न्यूज़ नहीं, यही है कि इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है $15 बिलियन की। एक क्वेश्चन पुटअप हो कि इंडिया का स्टेटमेंट बनाई जाए कि इंडिया का जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें 0.8% का डिक्लाइन हुआ है। हाँ हुआ है। दूसरी स्टेटमेंट बने कि जो इंपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। हाँ हुई। नेक्स्ट न्यूज़ है कांग्रेस वेटरन भुट्टा सिंह पास अवे, यानी कांग्रेस के दिग्गज नेता भुट्टा सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये जो भुट्टा सिंह हैं 8 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और ये जो पहली बार निर्वाचित हुए 1962 में निर्वाचित हुए और इन्होंने होम मिनिस्टर के पद पर भी सर्व किया है। तो ये हुए भुट्टा सिंह। पर्सन इन पैसिफिक न्यूज़ में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है जनरल रावत मीट सोल्जर इन फॉरवर्ड एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत, ये शनिवार को जो अरुणाचल प्रदेश का फॉरवर्ड एरियाज हैं वहाँ पर ये जो ट्रूप्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट वार्तालाप किए। तो यहाँ पर ये वैसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पर हम थोड़ा अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। ये जो इंडिया का मैप है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर का एक राज्य है जो असम, नागालैंड से अपनी बाउंड्री शेयर करता है और इंटरनेशनल जो इसकी बाउंड्री शेयर होती हैं वो भूटान, म्यांमार व चाइना के साथ शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच एक मैकमोहन लाइन है और यहीं पर यलेसी है, यानी चाइना और भारत के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली है। चाइना और भारत की सीमा पर इंडियन तिब्बतन जो पुलिस बल है वो तैनात है, यानी बॉर्डर पर आईटीबीपी तैनात है। तो ये हुआ चाइना से रिलेटेड अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है ईरान प्लान्स टू इनरिच यूरेनियम टू अप टू 20% प्योरिटी सेस IAEA। जो ईरान है वो संवर्धित ईरान प्लान कर रहा है, योजना बना रहा है संवर्धित यानी इनरिचमेंट यूरेनियम को 20% शुद्धता के साथ आगे बढ़ाने का। तो इसमें हम जानेंगे कि ये इनरिच यूरेनियम क्या है, IAEA क्या है और ईरान आज की डेट में क्यों ये परमाणु पॉलिसी की ओर यानी इनरिच यूरेनियम जो परमाणु हथियार हैं उनकी ओर ये बढ़ रहा है। तो जो पहली है इनरिच यूरेनियम, आखिर ये इनरिच यूरेनियम क्या है? यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक मेटल्स है, यानी जो यूरेनियम एक परमाणविक खनिज है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में व परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के रूप में किया जाता है। तो जो अगर यूरेनियम को इनरिच किया जाए यानी इनरिच में संवर्धित, तो प्राकृतिक रूप से जो यूरेनियम प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त यूरेनियम में 235 की मात्रा जो होती है केवल 0.07% होती है, यानी 0.07% जो प्राकृतिक रूप से यूरेनियम प्राप्त होता है उसमें जो 235 की मात्रा है ओनली 0.07% होती है।
शेष 99.284% यूरेनियम में 238 रहता है, यानी 0.7% 235 पाया जाता है, और 99.284% में 238 विद्यमान होता है। तो जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा किसी भी विधि से अगर बढ़ा दी जाए, 238 है तो इसमें किसी भी विधि से इसकी मात्रा 235 बढ़ा दी जाए तो ये यूरेनियम इनरिचमेंट यूरेनियम कहलाएगा, यानी कि संवर्धित यूरेनियम। आई होप अंडरस्टैंड। इसमें फिर देखते हैं कि IAEA क्या है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका काम क्या है? यह वर्ल्ड में, यानी पूरे वर्ल्ड में जो परमाणु ऊर्जा है, यानी एटॉमिक एनर्जी का पीसफुली यूज हो, यह इंश्योर करता है। यानी जो IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड में एटॉमिक एनर्जी को प्राप्त करने के लिए पीसफुली तरीके से इंश्योर हो, यह सुनिश्चित करता है। और इसका जो मुख्यालय है वह वियना, यानी ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना में है। इसकी जो स्थापना हुई 29 जुलाई, आइए की स्थापना 29 जुलाई 1957 में की गई। आज की डेट में 172 इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं, और इसके प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं युकाया अमानो हैं, और यह एक स्वायत्त संस्था यानी ऑटोनोमस बॉडी है, किसी के अंडर में यह कंट्रोल नहीं है, किसी के अंडर ये कार्य नहीं करती है। तो ये क्या हुआ? IEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, यह एक स्वायत्त विश्व संस्था है, और यह पूरे विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग हो सुनिश्चित करना इसका काम है। और इसका जो मुख्यालय है वियना, यानी ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना में है, और इसकी जो स्थापना 29 जुलाई 1957 में, आज की डेट में इसके 172 मेंबर्स कंट्रीज हैं, और जो इसके प्रेसिडेंट हैं युकाया अमानो जी। तो ये हुआ IEA। अब मुद्दा जानते हैं। ईरान प्लस P5+1 कंट्रीज के द्वारा 2015 में एक समझौता किया गया। ये P5+1 कौन कौन से कंट्री हैं? USA, ब्रिटेन, यानी परमानेंट, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके परमानेंट्स मेंबर कौन कौन से हैं? USA, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रसिया। P5 मीन्स परमानेंट, यूएनएससी के परमानेंट कंट्री USA, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, प्लस एक में जर्मनी आता है। तो ईरान प्लस P5+1 के बीच 2015 में एक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक समझौता किया गया। उस समझौते में जो ईरान का परमाणु पॉलिसी थी, यानी एटॉमिक जो परमाणु हथियार बनाने का, तो इसमें ईरान को कंट्रोल कर दिया गया और ईरान को बैन कर दिया गया कि वह संवर्धित यूरेनियम को डेवलप नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप जी 2018 में ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है
इससे बाहर हो गए। अब अब जब बाहर ये डोनाल्ड ट्रंप ये डील तोड़ दिए तो अब ये मजबूर हो गया ईरान। तो यही कारण है कि आज की डेट में ईरान जो है वह अपने जो नाभिकीय हथियार हैं, एटॉमिक एनर्जी है, वो यूरेनियम को 20% प्योरिटी के साथ इंरिच करेगा और आगे अपने जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ा सकता है। तो ये न्यूज़ इससे रिलेटेड है। इसमें हम देखें कि आईए क्या है, इनरिचमेंट यूरेनियम क्या है और वियना कन्वेंशन क्या है। फिर एक है यूरेनियम। यूरेनियम जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, यानी जो प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, कजाकिस्तान कजाकिस्तान एक एशियन कंट्री है जो वर्ल्ड का 42% प्रोड्यूस करता है। उसके बाद कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। इंडिया में जो झारखंड की जादूगुड़ा है यहाँ पर यूरेनियम के भंडार स्थित है। तो ये हुआ यूरेनियम। न्यूज है रबी फूड ग्रेन आउटपुट लाइकली टू एक्सीड प्रीवियस रिकॉर्ड। जो रबी का फूड ग्रेन भंडारण है वो प्रीवियस ईयर से अधिक, जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट 151.6 मिलियन 151.6 मिलियन टन्स 2020-21 के लिए टारगेट फिक्स किया है। यानी कि 151.65 मिलियन टन्स इसका हमें प्रोडक्शन करना है। तो ये गवर्नमेंट ये अपना एम तय की है। तो रबी जो फसल है, रबी फसल नवंबर से मार्च अप्रैल इस दौरान ये उगाई जाती है। और रबी फसल में गेहूँ, जौ ये चीज़ें आती हैं। तो ये हुआ रबी फसल। रबी फसल जो है ये जाड़े ऋतु में बोई जाती है। वह जाड़े ऋतु की समाप्त यानी कि ग्रीष्म ऋतु आने पर इसको काट लिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है दिसंबर जीएसटी ई इनवॉइसेस काउंट क्लाइम 6.03 करोड़। जो जीएसटी है दिसंबर मंथ में इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे इंडिया में 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया। इसीलिए हर साल 1 जुलाई को जीएसटी डे सेलिब्रेट करते हैं। और वर्ल्ड में सबसे पहला कंट्री फ्रांस जीएसटी इम्प्लीमेंट लागू करने वाला देश है। तो ये हुआ जीएसटी के बारे में। जीएसटी कैसा कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई 2017 से भारत में इम्प्लीमेंट होने से संपूर्ण देश में एक इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ साइंस और टेक से रिलेटेड। हाउ टू ब्रेन सीज, ब्रेन कैसे देखता है। जो रिसर्चर ने यह सोच किया है, यह दिखाया कि आवर ब्रेन्स जनरेट ए कॉमन कोड टू इंडिकेट वेयर अदर पीपल आर इन रिलेशन टू आवर सेल्व्स। कि मस्तिष्क कैसे देखता है। दिमाग यह बताने के लिए एक जनरल कोड को जनरेट करता है कि अन्य जो व्यक्ति हैं वह स्वयं के संबंध में कहाँ है। तो ये रिसर्चर ने पाया कि मस्तिष्क से कॉमन कोड उत्पन्न करता है। इस तरीके से यह अन्य की अपेक्षा स्वयं के संबंध में जानकारी बता पाता है। तो मस्तिष्क के बारे में हम थोड़ा लर्न कर लें। जो मानव मस्तिष्क का जो भार है 1.4 kg। और यह जो मस्तिष्क है यह न्यूरॉन्स का बना होता है। यानी जो तंत्रिका सेल्स हैं, तंत्रिका सेल्स का बना होता है। तंत्रिका सेल्स ऐसी सेल्स कोशिकाएं होती हैं जिनमें टूट फूट के बाद इसमें रीजनरेशन नहीं हो पाता है। यदि एक बार
ये कोशिकाएं टूट गई तो इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, जो मानव माइंड है, मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक भाग बायां भाग व एक भाग दायां भाग होता है। मनुष्य का जो दाएं भाग का मस्तिष्क का पार्ट है वह बाएं भाग पर कंट्रोल करता है, वह बाएं भाग का जो मस्तिष्क का पार्ट है वह दाएं भाग पर कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से मस्तिष्क के विभिन्न पार्ट होते हैं, जैसे प्रामस्तिष्क या सेरेब्रम। सेरेब्रम यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें सोच, विचार, तर्क, भाषा, ज्ञान और ठंडा गर्म इत्यादि का हम अनुभव कर पाते हैं। दूसरा पार्ट आता है अनुमस्तिष्क या सेरेबलम। सेरेबलम यह भाग संतुलन, मांसपेशियों पर नियंत्रण, यानी कि इस भाग से, जो सेरेबलम है, इस भाग से ऐसी गतियां जिन्हें हम प्रारंभ में सीखे, यानी सेरेबलम जो पार्ट से या ऐसे भागों पर नियंत्रण करता है जिनमें जो गति हम शुरू में हमें सीखना पड़ा हो लेकिन बाद में वे हमारी आदत बन गई हो, तो इन भागों पर ये नियंत्रण करता है। जैसे जो मांसपेशियों पर संतुलन बनाती हैं और नियंत्रण रखती हैं, ऐसी गतियाँ। तीसरा पार्ट्स आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जात के उत्तरजीविता के व्यवहारों पर नियंत्रण रखता है। इस जात के उत्तरजीविता जैसे भूख, प्यास, तापमान नियंत्रण व सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इस तरीके के जो एक्टिविटी होती हैं उस पर माइंड के हाइपोथैलेमस पार्ट का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा यह शरीर के जो आंतरिक खोखले भाग होते हैं उन पर नियंत्रण करता है। इस प्रकार जैसे समान हृदय स्पंदन, समान श्वसन दर, ये आदि जो गतियां हैं इन पर ये नियंत्रण करता है। तो यह हुआ मस्तिष्क का एक्टिविटी। यानी हम देखें माइंड में क्या देखें कि मनुष्य का जो हृदय है वह न्यूरॉन्स नामक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है और मनुष्य का जो वेट है, मस्तिष्क का वेट है 1.4 kg, यानी लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। मस्तिष्क का जो दायां भाग है शरीर के बाएं भाग पर कंट्रोल करता है, बायां भाग शरीर के दाएं भाग पर कंट्रोल करता है। मस्तिष्क के विभिन्न पार्ट्स होते हैं सेरिबलम और हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इन विभिन्न तरीके के पार्ट्स के बारे में जानें। नेक्स्ट न्यूज़ है नो मॉस्किटो हैबिट्स, कैन सम मॉस्किटोज केसेस मोर मलेरिया ट्रांसमिशन। क्या कुछ मच्छर अधिक मलेरिया के संचरण का कारण बन सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2019, यानी WHO के अनुसार 2019 में 229 मिलियन मलेरिया के केस वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड किए गए एंड द नंबर ऑफ मलेरिया डेथ्स स्टूड एट 4,90,000। और मलेरिया के 4,90,000 केस जो मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम है उसके द्वारा और बाई बाइट्स, यानी जो ह्यूमन्स बाई बाइट्स होती हैं उनके द्वारा और एनाफिलीस मॉस्किटोस उनके द्वारा ये इन्फेक्ट किए गए। तो ये रहा मलेरिया से रिलेटेड। तो कैन सम मॉस्किटोज केस मोर मलेरिया ट्रांसमिशन,
क्या कुछ मच्छर अधिक मलेरिया के संचरण का कारण बन सकते हैं? तो राइटर के अनुसार प्लाज्मोडियम परजीवी के कारक, जो प्लाज्मोडियम है वो परजीवी के कारक मादा एनाफिलीज जो मच्छर हैं के कारण। यदि मच्छर के रक्त में भोजन की कई मात्राएं उपलब्ध हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों में परजीवियों के जो उष्मायन अवधि है, टाइम पीरियड है, को यह कम कर सकता है, जिससे और मलेरिया संचरण क्षमता बढ़ जाती है। तो मलेरिया का जो किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण, और मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया होता है। तो यदि मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।